हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर एग्जाम स्पेशल रिवीजन वीडियो सीरीज जिसके अंदर आज का टॉपिक है रिलेटेड सर्विसेज। लेट मी टेल यू, ये टॉपिक आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर के लिए डिस्क्रिप्टिव में देखने मिल सकता है। मात्र 2.5 पेज में हमने पूरा टॉपिक समराइज कर लिया है क्रिस्प वे में। सारा कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ, फटाफट से हम ये कवर कर लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा हमारे बेसिक्स का। कौन कौन से टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं? सबसे पहले हमने देखा था अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम ओपिनियन या कंक्लूजन देते हैं। नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है जिसके अंदर हम ओपिनियन या कंक्लूजन नहीं देते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्या क्या एंगेजमेंट्स की हमने बात करी थी? ऑडिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, या फिर कोई अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकता है। नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट में सिर्फ एक चीज की बात होगी, वो है रिलेटेड सर्विसेज विच आर परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और इसी की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। सो बेसिकली रिलेटेड सर्विसेज इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं हम? SRS 4400, SRS 4410। 4400 में हम बात करने वाले हैं एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एंड SRS 4400 में हम बात करने 4410 में हम बात करने वाले हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स की। अब ये सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते कौन से? एग्जांपल तो इसका बहुत ही सिंपल। आपने किसी की ITR फाइलिंग करी, या फिर आपने किसी को टैक्स कंसल्टेंसी दी, या फिर आप किसी को अकाउंटिंग बुक कीपिंग की सर्विसेज देते हो, या फिर आपने किसी को इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में हेल्प कराई, तो ये सारे ही एंगेजमेंट्स जो गए वो गए आपके रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं SRS 4400, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स? स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर ऑन स्पेसिफाइड एलिमेंट और अकाउंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तेरे मेरे बीच में अग्री करी हुई बात, ऐसे अग्री किए हुए प्रोसीजर्स, उसी को हम कहते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ये प्रोसीजर हम करेंगे किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या तो बैलेंस शीट पे कर सकते हैं, या तो P&L में कर सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट में हम असेट्स पे कर सकते हैं, या तो लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं, या फिर असेट्स के अंदर भी हमें बोल दिया जाएगा कि भाई सिर्फ फिक्स असेट की ऑडिट कर दो, या फिर सिर्फ डेटर्स की ऑडिट कर दो, या फिर आपको कुछ उसके अंदर भी सिंपल सा काम बता दिया कि इतना इतना जो हमने बताया इतना इतना काम कर लो, उसी को हम कहते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस पूरे स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल हैं। हम लोग नॉर्मल ऑडिट के अंदर तो रिपोर्ट बनाते हैं ओपिनियन देने के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर हमको सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग्स बतानी है। यानी तेरे मेरे बीच में जो प्रोसीजर्स अग्री हुए थे, तो ये प्रोसीजर्स करते समय मुझे कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होगा, तो मैं मेरी रिपोर्ट में उन फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में लिख दूंगा। उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि दिस इज अ नो अश्योरेंस प्रोवाइडिंग एंगेजमेंट। इसमें कोई अश्योरेंस नहीं दिया जाता। उसके बाद जो यूजर्स हैं दे विल असेस एंड ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स, बिकॉज मैं तो कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा। अगर मैं एज एन ऑडिटर कोई ओपिनियन या कंक्लूजन दे ही नहीं रहा हूं, तो यूजर्स तेरे को अपने हिसाब से असेस भी करना है और कंक्लूजन भी बनाना है। फाइनली जो ये रिपोर्ट बनाओगे आप, ये रिपोर्ट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अग्रीड अपॉन पार्टीज। अग्रीड पार्टीज यानी तेरे मेरे बीच में जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उन्हीं तक ये रिपोर्ट सीमित रहनी चाहिए। पब्लिक में ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक में आ जाएगी तो उनको लगेगा हाफ इन्फॉर्मेशन है, उनको लगेगा थोड़े बहुत ही प्रोसीजर किए हैं, ये कैसी रिपोर्ट हुई, तो वो कुछ गलत ओपिनियन ना बना ले, कोई गलत जजमेंट ना ले ले, इसलिए इस रिपोर्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट MCQ पर्सपेक्टिव से पॉइंट, ऑडिटर नीड नॉट नेसेसरीली बी द स्टैट्यूटरी और द इंटरनल ऑडिटर। अगर आपका इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट में बिजी है तो कोई बात नहीं, किसी और ऑडिटर को ले आओ यार। वो जरूरी नहीं आपका इंटरनल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। ये एक स्पेशल पॉइंट है, बिकॉज सिर्फ इसी एंगेजमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ऑडिटर नीड नॉट नेसेसरीली बी योर स्टैट्यूटरी और द इंटरनल ऑडिटर। अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम। आपको बोला गया है कि भाई बैलेंस कंफर्मेशन करो अकाउंट पेबल्स की, तो हम वो बैलेंस कंफर्मेशन का काम करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। या फिर हमको बोला गया है कंप्लायंस एंगेजमेंट का काम करो, आपको कुछ कंप्लायंस मेक श्योर करना है किसी कंपनी के अंदर कि भाई बराबर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, या फिर कोई कंपनीज लॉ की कंपनीज एक्ट के तहत कुछ बात कही गई है तो वो सारों का पालना हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस बेसिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके एंगेजमेंट के लिए हमें अपॉइंट किया गया है। या फिर हमें इन्वेंट्री की ऑडिट करने के लिए बोला गया है। पूरी ऑडिट नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री की ऑडिट कर दो। या फिर हमें बोला गया असेट का वैल्यूएशन कर दो, कुछ पर्टिकुलर असेट्स दे दिए, क्लास ऑफ असेट्स, और बोला इनका वैल्यूएशन चेक कर लो बराबर है कि नहीं। या फिर आपको बोला है रिव्यू कर लो BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। या फिर आपको बोला है चेकिंग कर लो कैलकुलेशंस की ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। सिर्फ चेकिंग कर लो कैलकुलेशंस की, कौन सी इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की, वगैरह वगैरह की चेकिंग वेकिंग कर लो। तो बेसिक छोटे मोटे काम अगर आपको करने के लिए बोले हैं तो इसको हम कहते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अब जो ये एंगेजमेंट टर्म्स बनाओगे आप, मैनेजमेंट और ऑडिटर आप दोनों के बीच में जो टर्म्स बनेंगे, ये जो टर्म्स में चीजें लिखी जाएंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या टर्म्स में बातें करी जाएंगी? सबसे पहले टर्म में लिखा जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंगेजमेंट। भाई क्यों करवा रहे हो ये एंगेजमेंट? ऑडिट करवाओ ना, ये छोटे मोटे काम क्यों करवाने की जरूरत पड़ रही है आपको, तो पर्पस क्या है। उसके बाद हम लिख देंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोसीजर। स्पेसिफिक प्रोसीजर जो हमको परफॉर्म करना है उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट बता दिया। उसके बाद हम ये लिख देंगे उसी टर्म्स के अंदर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एंगेजमेंट। भाई हमने प्रोसीजर की बात तो कर ली, अब ये एंगेजमेंट का नेचर क्या? इस एंगेजमेंट का बहुत सिंपल नेचर है कि हम लोग ना ऑडिट कर रहे हैं ना अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके अलावा हम लोग बता देंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन विच प्रोसीजर्स नीड टू बी परफॉर्म्ड। कौन सी इन्फॉर्मेशन पे जो प्रोसीजर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ एज एन ऑडिटर, तो मैं किन किन इन्फॉर्मेशन, कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड फाइनली देयर विल बी लिमिटेशंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। इस बात का भी जिक्र हम कर देंगे वाइल डिफाइनिंग आवर एंगेजमेंट टर्म्स। अब ये एंगेजमेंट जो टर्म्स हमने लिख लिए, बना लिए, जो इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे कहाँ पे, ये हम बनाएंगे एक एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर जो ऑडिटर देता है क्लाइंट को, उसके अंदर हम ये सारे टर्म्स लिख देंगे, विच मीन्स द ऑडिटर विल सेंड दिस एंगेजमेंट लेटर विथ ऑल दीज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स एंड कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। मैं एज एन ऑडिटर ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरी तरफ से कंफर्मेशन दे दी आपको ये एंगेजमेंट लेटर ईएल साइन करके, और उसमें मैंने ये भी लिख दिया ऐसी कौन सी प्रोसीजर्स हैं जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ एज एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो ये चीज़ों का ऑडिटर सेंड कर देगा ईएल लिखकर। अब एज एन ऑडिटर एक चीज का ध्यान रखो, ऑडिटर विल कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स। भाई कोड ऑफ एथिक्स तो आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, कोड ऑफ एथिक्स तो आपको कंप्लाई करना ही है। क्या है कोड ऑफ एथिक्स? आईपीसी, ओसी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपीटेंस, इन सब चीज़ों को तो फॉलो आपको करना ही करना पड़ेगा। आपको कोई एग्जाम्शन कभी मिलेगा ही नहीं। पर आपको इधर एक एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपको नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करना है तो आपको इंडिपेंडेंस के लिए बिल्कुल भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑडिट करते हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो बस एक काम करना, अपनी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन कर देना एक स्टेटमेंट के थ्रू दैट आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, दैट्स इट। सो इंडिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एंगेजमेंट के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने बोल सकता है। आपको बोलेगा इंक्वायरी एनालिसिस करो, ऑब्टेन करो कंफर्मेशंस, आपको बोलेगा ऑब्जर्वेशन करो, इंस्पेक्शन करो, रिकम्प्यूटेशन, कंपैरिजन, अदर क्लेरिकल एक्यूरेसी चेक्स। इन सब कामों के लिए आपको कहा जा सकता है व्हेनेवर यू आर एंगेज्ड इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद हम फाइनली हमने सारा काम कर दिया। हम लोग को हमारी रिपोर्ट में एज एन ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली रिपोर्ट देना, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे रिपोर्ट में अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हमारी रिपोर्ट कैसी दिखेगी? सबसे पहले रिपोर्ट में दिखेगा टाइटल एंड एड्रेस ही। क्या टाइटल है हमारी रिपोर्ट का, किन किन को एड्रेस करी हमने रिपोर्ट, वो लिख देंगे। फिर हम लोग बताएंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, क्या कारण था, हमने क्यों करे ये परफॉर्म, पर्पस लिख दिया हमने। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जिन पे हमने काम किया, उन सब इन्फॉर्मेशन को हम स्पेसिफिकली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोग लिस्ट डाउन कर देंगे ऑल द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दैट वी हैव परफॉर्म्ड एज एन ऑडिटर। उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग्स, हमारी जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग है उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे उस रिपोर्ट के अंदर। अब हमको दो स्टेटमेंट मेंशन करना है। सबसे पहला, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आर अग्रीड ऑन, एंड सेकंड, एंगेजमेंट परफॉर्म्ड आर एज पर एसआरएस। क्या ऑब्वियस बातें हैं, ये बता दो कि भाई परफॉर्म आपने एसआरएस के हिसाब से किया है और जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे वो हमारे बीच में अग्री हुए थे। एंड फाइनली लास्ट में हम लोग लिख देंगे डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। तो इस तरीके से हमारी एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट पूरी हो गई हैं। पर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बचा है डिस्कस होना, वो है व्हाट आर द प्रिकॉशंस सो दैट रीडर्स डोंट मिस अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट में तो हमने कितना लिमिटेड काम किया, हमने सिर्फ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर किया। हमको यहाँ पर रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी ताकि कोई भी रीडर इसको गलत इंटरप्रेट ना कर ले। तो हमें प्रिकॉशंस, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं। हमको ऐसे स्टेटमेंट्स डालने पड़ेंगे इसी रिपोर्ट के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर ही हमारी रिपोर्टिंग में कुछ स्टेटमेंट्स जाने वाले हैं। उन स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे तेरी जो हमने काम किया है ना, दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू। ये हमने सिर्फ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर किए हैं, ना हमने ऑडिट करी है ना हमने रिव्यू किया है। उसके अलावा जो रिपोर्ट है रिस्ट्रिक्टेड है, हर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ अग्रीड पार्टीज को मिलनी चाहिए। दिस रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, हर किसी के लिए नहीं है ये। उसके बाद हमें एक और स्टेटमेंट लिखना है, हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स अदर मैटर्स माइट हैव कम टू द लाइट। मतलब अभी तो मैंने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर किए हैं, अगर मैं अदरवाइज इस एंटिटी को खोदने जाऊं, इसकी ऑडिट करने घुसूं, मैं इस पर और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लग जाऊं अपने हिसाब से, तो मुझे और गलतियां पता लग सकती हैं, हमें और मिसस्टेटमेंट्स पता लग सकती हैं, मुझे और इशूज के बारे में पता लग सकता है। पर क्योंकि अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे हमारे बीच में अग्री हुआ काम किया है, तो मुझे उन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तो हमने इसको स्टेटमेंट की तरह लिख दिया कि हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स अदर मैटर्स माइट हैव कम टू द लाइट। एंड फाइनली हमको एक और चीज लिख देनी है, दैट इट डजंट एक्सटेंड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। हम सिर्फ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो भी हमें काम बोला था, कैप्शन पे हमने काम किया है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप कोई कंक्लूजन मत बना लेना सिर्फ इस पर्टिकुलर काम की वजह से। सबसे पहला स्टेटमेंट, दैट दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट और अ रिव्यू। सेकेंड, रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। तीसरा, हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स अदर मैटर्स माइट हैव कम टू लाइट। And finally, it doesn't extend to entities' financial statements as a whole. And finally, last बात इतनी सी कही गई है कि एज एन ऑडिटर हमको मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस टू सपोर्ट द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। हमने जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स करी है उसको हमको सपोर्ट करना है अगर, तो हमको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, एविडेंस साथ में रखना पड़ेगा। बस ये सारे बातें करके हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है SRS 4400। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ एंड मी।
ठीक है, तो फटाफट से हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत क्विक वे में SRS 4400। अब हम क्विकली कर लेते हैं SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। व्हाट इज दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट? सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपाइलेशन की कुछ भी बात करो, SRS 4410 की बात हो रही हो ना, तो अब है ना ऑडिटर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑडिटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे किस शब्द का? प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो अब आप ऑडिटर नहीं हो, अब प्रैक्टिशनर हो। ठीक, नाउ हु इज दिस प्रैक्टिशनर? Practitioner here will assist the management in preparation and presentation of financial information of any entity as per AFRF। आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए बुलाया, यानी आपको मैनेजमेंट ने बुलाया है कि भाई हमारी मदद करो, हम परेशान हैं, हमारी मदद करो प्रेजेंटेशन में और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर एज पर AFRF। Which means this is a non-assurance engagement and it doesn't require a practitioner to verify the accuracy or the completeness of information provided by management। मैनेजमेंट ने हमें मदद के लिए बुलाया तो हम चुपचाप मैनेजमेंट की मदद कर देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन चेक करें एक्यूरेट है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं। मैनेजमेंट ने जो काम बोला हम चुपचाप कर देंगे। उसके अलावा ना ही हमको इसमें कोई एक्सप्रेस करना है ओपिनियन या कंक्लूजन। तो इधर क्या बात लिखी है? इट इज नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट एज इट डजंट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू आइदर वेरीफाई एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, neither does it ask auditor to express opinion or a conclusion। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये क्यों कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवाना है, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं हमें? बहुत इजी सा सवाल है। व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द पर्पस? बहुत ही सिंपल बात है, कोई मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एज पर लॉज एंड रेगुलेशन? क्या पता आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के सेबी को देने हैं या RBI को देने हैं या फिर सिंपली ऑडिट करवानी है, लिमिटेड रिव्यू करवाना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। यानी ये क्या होते हैं? दीज आर ऑल मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एज पर लॉज एंड रेगुलेशन। फिर 3 चीज़ों की बात करी गई है। सबसे पहले ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट या TCWG को अपने इंटरनल यूज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हो, या फिर एक्सटर्नल पार्टीज़ को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हो। फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल पार्टी सपोज करो आपको ग्रांट देने वाली है कोई किसी कंपनी को, तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ना, तो उसी हिसाब से एक्सटर्नल पार्टीज़ को भी ज़रूरत हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। एंड फाइनली कोई भी ट्रांजैक्शनल पर्पस है। क्या होते हैं ट्रांजैक्शनल पर्पस? इफ देयर इज अ चेंज इन एंटिटीज ओनरशिप और द फाइनेंस स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सिंपल बात करी गई है मर्जर्स एंड एक्विजिशन की। भाई दो एंटिटीज़ का मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहा है तो हम लोग को कहीं ना कहीं दोनों ही एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, उसी की बात करी गई है। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैनेजमेंट TCWG मतलब अंदर वाले लोग, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टीज मतलब बाहर वाले लोग, और उसके बाद ट्रांजैक्शनल पर्पस मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात करी गई है। ये घर वाले और बाहर वाले दोनों का मिलन, तो दोनों के साथ आने की बात होगी, तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल पर्पस मर्जर्स एक्विजिशन कवर कर लिया। तो एक तरीके से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाई दिस इज इवन रिक्वायर्ड, व्हाट इज द पर्पस। सबसे पहले टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। उसके बाद 3 बातें बोली थी, घर वाले अंदर वाले मैनेजमेंट TCWG इंटरनल यूज के लिए, या फिर बाहर वाले एक्सटर्नल पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। इसमें हमने ग्रांट की बात करी थी, किसी पार्टी को हमको ग्रांट देना हो तो उसको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फाइनली ट्रांजैक्शनल पर्पस की बात हुई थी, दोनों के मिलन की बात हुई थी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात हुई थी, वहां पर भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। ये हमने पढ़ लिया व्हाई दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज इवन रिक्वायर्ड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाने पड़ते हैं। अब इनका स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस फाइनेंशियल एंगेजमेंट्स, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स? बहुत सिंपल, इट में वेरी, स्कोप वेरी कर सकता है। इन सम केसेस मैनेजमेंट में हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ड्राफ्ट फॉर्म। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट बहुत समझदार थी, उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द ड्राफ्ट फॉर्म, आपको फिर से बुला लिया कि भाई थोड़ा बहुत ये काम कर दो, थोड़ा बहुत देख लो, अपने हिसाब से देख लो बनाकर ये सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। या फिर क्या पता आपको शुरुआत में ही बुला ले कि भाई हमारा कुछ भी नहीं हो रखा, आओ हमारी शुरुआत से मदद करो, हम दोनों मिलकर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो कहीं ना कहीं स्कोप जो है कंपाइलेशन एंगेजमेंट का वो वेरी करेगा। उसके बाद हमने बात करी मैनेजमेंट रिटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेसिस फॉर प्रिपरेशन, जजमेंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। ये सब मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपका काम सिर्फ इतना है एज एन ऑडिटर, आओ कंपाइलेशन एंगेजमेंट में जो जो मैनेजमेंट ने बताया उनकी हेल्प करो प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन के अंदर। बाकी ये बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, जजमेंट जो है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स जो फॉलो हो रहे हैं, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास ही रहेगी। उसके अलावा डिफरेंट FRFs कैन बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एंटिटी एंड द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके पास कोई राइट नहीं कि आप बताओ नहीं एंटिटी आप है ना ये वाला फ्रेमवर्क यूज कर लो, आप इन AS से मत बनाओ, आप इंडेस से बना लो, आप इंडेस से मत बनाओ, आप शेड्यूल 3 से बना लो, नहीं आप डिवीजन 2 मत फॉलो करो, आप डिवीजन 3 फॉलो करो। तो एज एन ऑडिटर आप ये सब नहीं बता सकते। ये सब FRF क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है आपका, वो खुद मैनेजमेंट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द एंटिटी और द यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हमने स्कोप पढ़ लिया। स्कोप में हमने क्या पॉइंट्स पढ़े? इट में वेरी, मैनेजमेंट में ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा बोला था मैनेजमेंट रिटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेसिस फॉर प्रिपरेशन, जजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह, इन सब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैनेजमेंट खुद रिटेन करके रखेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट FRFs फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब हम बात कर लेते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस की। अब है ना, एंगेजमेंट आपने कहीं भी पैटर्न देखा होगा, इसके अंदर पूरा ऐसे ही चलेगा, 3 सवाल हर जगह आएँगे। भाई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करें कि नहीं करें? फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद क्या परफ़ॉर्म करें? और तीसरा एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग, कैसे रिपोर्टिंग करें? पूरे ही एसआरएस, एसआरईज़, एसएईज़ हर में यही पैटर्न फ़ॉलो होने वाला है। क्या? सबसे पहले हम बोलने वाले हैं कि भाई एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करें कि नहीं करें? फिर हम बात करने वाले हैं परफ़ॉर्मिंग द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या-क्या परफ़ॉर्म करें? एंड फाइनली हम लास्ट में बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। तो ये तीनों चीज़ों की बात होती है, सारे ही एंगेजमेंट्स में एक तरीका है समझने का फ्लो। तो अब हम बात कर लेते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की, व्हिच मींस एन ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट अंटिल दीस टर्म्स आर एक्सेप्टेबल। तो ये टर्म्स में क्या बातें लिखी गई है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है टर्म्स में इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई ये जो आप हमसे कंपाइलेशन करवा रहे हो, इसका इंटेंडेड यूज क्या है, क्या करवाना क्या है आपको, अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट गोल क्या है। और दूसरा, ये जो आप हमसे करवा रहे हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करवा रहे हो, ये आप किन किन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये भी टर्म्स में लिख दो। फिर हमको लिख देना है ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। उसके बाद हमको बताना है AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो आप और मैं काम करने वाले हैं, जिसके लिए आपने मुझे एंगेज किया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो किस फ्रेमवर्क के तहत आप बना रहे हो, व्हाट इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क, ये भी हम टर्म्स में लिख देंगे। उसके बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो हम रिपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम लिख देंगे। फिर हम लोग लिख देंगे मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और फिर हम लिख देंगे प्रैक्टिशनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस एंगेजमेंट के तहत। ये सारी बातें हम टर्म्स में लिख देंगे। अब टर्म्स पे हम कुछ भी और बातें करें उससे पहले हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यानी आप और मैं कुछ भी काम कर लें, मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेंगी, वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर AFRF। मैं तो सिर्फ मदद कराने आया हूँ, मैनेजमेंट असली में ये काम किसका है, आपका है। तो ये प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है। उसके अलावा जजमेंट्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी जजमेंट लिया मैनेजमेंट, आप अपने हिसाब से करो। डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, वो भी आपकी थी। एंड फाइनली एक्यूरेसी है इन्फॉर्मेशन में, कंप्लीटनेस है इन्फॉर्मेशन की, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशंस, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आपकी है। क्या क्या चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर जजमेंट्स कोई भी हो तो वो भी मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कोई जजमेंट किया हो इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा जो भी डिम होते हैं, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मैनेजमेंट आपकी है। एंड फाइनली एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंप्लीटनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स और एक्सप्लेनेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मैनेजमेंट आपकी है। हम तो बेचारे आए थे, आपने हमें मदद के लिए बुलाया था, मदद करने आ गए, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। अब वही बातें, प्रैक्टिशनर विल रिकॉर्ड अग्रीड टर्म्स इन द एंगेजमेंट लेटर। ये जो भी हमने टर्म्स बनाए ना, ये प्रैक्टिशनर रिकॉर्ड करके और लिख लेगा अपने एंगेजमेंट लेटर में या फिर रिटर्न अग्रीमेंट में, प्रायर टू परफॉर्मिंग दिस एंगेजमेंट। तो परफॉर्म करो इस एंगेजमेंट, उससे पहले हमको एंगेजमेंट लेटर को साइन कर लेना है, एग्री कर लेना है टर्म्स, उसके बाद ही हम एंगेजमेंट कंटिन्यू करेंगे, यही बात लिखी हुई है। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है जो पिछले अभी SRS में हमने करी थी, SRS 4400 में। प्रैक्टिशनर विल कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स, वही IPCOC। हाउएवर इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन रिक्वायर। यानी इंडिपेंडेंस की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट का काम करना है, कोई बात नहीं, कर लो। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी कर लो, हमें मतलब ही नहीं है ना, हम आपसे कोई ओपिनियन ले ही नहीं रहे। हमने तो बस मैनेजमेंट आपको बोलेगा ये कर दो मदद, आप करते जाओगे वो मदद, तो उसके लिए कोई इंडिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मदद करने जा रहे हो, कोई ओपिनियन देना ही नहीं, कोई कंक्लूजन देना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ना बस एक छोटी सी बात बोल रखी है, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर या एज अ प्रैक्टिशनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली ना, मैनेजमेंट तेरे को ये सब आपको देखना है, तो एज अ प्रैक्टिशनर भाई तेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस छोटी सी बात, SQC 1 की बात, क्वालिटी मेक श्योर करना। सो यू हैव टू मेक श्योर ओवरऑल क्वालिटी फॉर ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू विच यू आर असाइंड एज पर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से आपकी क्वालिटी अपहोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की या प्रैक्टिशनर की है, ठीक है। इस केस में प्रैक्टिशनर हम बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर को। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो या एज अ प्रैक्टिशनर और मैनेजमेंट हम लोगों के बीच में एक टर्म्स साइन हो गए थे, सबसे पहले हमने टर्म्स की बात कर ली, उसके बाद टर्म्स साइन हो गए, तो अब हम प्रैक्टिशनर काम शुरू करेंगे। हम क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेंगे किन किन चीज़ों की, बिजनेस की और उसके ऑपरेशन की। उसके अलावा हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और उसके एप्लीकेशन की भी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क के तहत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हो, और उसके एप्लीकेशन की भी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली बिजनेस की, ऑपरेशन की, AFRF की और उसके एप्लीकेशन की। उसके बाद हम कंपाइलेशन करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, यूजिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, रिकॉर्ड्स मिल गए, एक्सप्लेनेशंस मिल गए, उसके समझकर हम लोग कंपाइल करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को।
उसके बाद हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी, जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हम मैनेजमेंट के अटेंशन में लेकर आए. वी विल ब्रिंग दिस टू द मैनेजमेंट अटेंशन एंड देन वी विल रिक्वेस्ट एडिशनल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन. हम लोग बोलेंगे भाई ये तो हमने बता दिया आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अब है ना हमको या तो ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन आप दे दो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, या फिर इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके दे दो. तो हमने मैनेजमेंट को अटेंशन में ले आए हम, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट करा एडिशनल या करेक्ट इन्फॉर्मेशन. फिर कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली याद रखो, जो भी जजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, मैनेजमेंट का है. तो कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट की बात हुई तो हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ. अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया आपके साथ डिस्कस कर लिया. एंड फाइनली ये सब काम कर रहे हो, आपने पहले अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने कंपाइल कर लिया, आपने इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को बता दी, उनसे रिक्वेस्ट कर लिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो. उसके बाद आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट जो थे वो डिस्कस भी कर ली मैनेजमेंट के साथ. अब जब आप पूरा काम करने ही वाले हो तो एक बार ना फिर से रीड कर लेना कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन प्रायर टू कंप्लीशन इन लाइट ऑफ एएफआरएफ. एक बार वापस से रीड कर लेना पूरी कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, क्या पता कुछ गलती हो जाए. तो इन द लाइट ऑफ एएफआरएफ हमको एक बार फाइनली रीड कर लेनी कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन एंड देन वी आर गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग आवर प्रोसीजर्स whenever we are engaged with compilation engagement. तो क्या क्या बात करी हमने, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग ली ऑपरेशंस की, बिजनेस की, एफआरएफ की, एप्लीकेशन की. उसके बाद हमने कंपाइल करी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजिंग व्हाट, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन. उसके बाद हमने इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को वी हैव ब्रॉट दिस टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड वी हैव रिक्वेस्टेड देम फॉर एडिशनल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन. फिर जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ. उसके बाद हमने रीड करी कंपाइल इन्फॉर्मेशन प्रायर टू कंप्लीशन इन लाइट ऑफ एएफआरएफ. एक बार जाने से पहले लास्ट रीडिंग हम लोग मार के रखेंगे. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या 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 चीजों का आपको अवेयरनेस आ गया है प्रैक्टिशनर, इट इज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड एज पर एएफआरएफ, ठीक है, या फिर इट इज अदरवाइज मिसलीडिंग, या फिर इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्योंकि हम तो मदद करने आए थे पर हमें पता लगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है इसमें कुछ तो घपला है. क्या क्या घपला हो सकता है, इट डजंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एएफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर कुछ मिसलीडिंग बातें हैं, या फिर ऐसा अमेंडमेंट्स की जरूरत है सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अगर ऐसी कोई चीजें आपको, ऐसी अवेयरनेस आती है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, तो आपको क्या करना है, हमको मैनेजमेंट को प्रपोज करने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो हम प्रपोज करेंगे भैया आप ये चेंज कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तब जाके ये एंगेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनेंगे, अदरवाइज तो गलती हो जाएगी. अब मैनेजमेंट ने अगर डिक्लाइन कर दिया, मैनेजमेंट बोलता है ना आपका क्या काम था, आप चुपचाप जो हम बोल रहे हैं हमारी हेल्प करो, आप अपनी अक्ल क्यों लगाने बैठ गए. तो मैनेजमेंट ने बोला हम अगर डिक्लाइन करते हैं तो हम प्रैक्टिशनर क्या कर सकते हैं, हम बेचारे थोड़ी हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यार, हम बोलेंगे ऐसी की तैसी तुम्हारी विड्रॉ कर लेंगे, हम करो अपनी मन चलाओ, हम विड्रॉ कर लेंगे. पर जिस केस में विड्रॉल पॉसिबल नहीं हुआ उस केस में हम डिटरमाइन कर लेंगे पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी हम वापस से पढ़ते हैं, इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज आइदर मिसलीडिंग और इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स, या फिर इट डजंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एएफआरएफ, तो इन तीनों ही केस में हम लोग पहले तो मैनेजमेंट को प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बता देंगे, हम लोग अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स बता देंगे. ठीक है, अब मैनेजमेंट बोलता है जाओ ऐसे की तैसी तुम्हारी हम नहीं करते, तुम चुपचाप काम करने आए थे, इधर उधर मत देखो. मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है, हम बोलेंगे ठीक है हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, हम विड्रॉ कर लेते हैं. हमने विड्रॉ कर लिया, अगर विड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है उस केस में हमें पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी. पीआरएल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमको ये देखना पड़ेगा हमारे पास क्या और ऑल्टरनेटिव्स हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते तो हमें किन किन को रिपोर्ट करने की जरूरत है. तो ये सारी प्रोफेशनल, रेगुलेटरी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है वो हम देख लेंगे. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं. आप कहीं एंगेजमेंट करने गए थे, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वहां पे आपने देखा इन्वेंट्री जो थी जो कि करंट असेट्स में शो हो रही थी उसका थेफ्ट हो चुका था एक एंटिटी के अंदर. ठीक है, थेफ्ट हो गया था मतलब चोरी हो गई थी. उसके बाद जब एंटिटी ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ फाइल किया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी हमारी थेफ्ट हो गया, हमको हमारा पैसा दो, इंश्योरेंस का पैसा दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, इट रेप्यूडिएटेड द क्लेम. ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने कोई भी फर्दर अपील्स फाइल नहीं कर रखी. यानी कुछ तो मैटर सीरियस है ना भाई. आप सोचो आपकी इन्वेंट्री गायब हो रही है, इन्वेंट्री गायब हो रही है, थेफ्ट हो रहा है इन्वेंट्री का, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है हम क्लेम नहीं दे रहे, और एंटिटी मस्त होकर बैठ जाती है, उसके बाद कोई अपील ही नहीं करती, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है. तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर हैज बिकम अवेयर अबाउट एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, डजंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एएफआरएफ, या फिर मिसलीडिंग हो, या फिर रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स हो, तो उस केस में हम लोग को ये चीज़ों का ध्यान रखना है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की. एज अ प्रैक्टिशनर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है. सबसे पहले ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स हमको डॉक्यूमेंट करने हैं. दूसरा, कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजीज एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करके साइन करके वो लेटर दिया होगा कि इन चीज़ों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर दीज, ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं.
प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, जजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, इन सबको लेकर जो भी आपका मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, तो एक रिपोर्ट उन्होंने एक पेपर पे साइन करा होगा इन द एंड, तो जो भी एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो फाइनल वर्जन है उसकी कॉपी हमारे डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। उसके बाद वी विल ऑल्सो कीप द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल्स विद द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। वही काम जो हमने किया है, हमने यही तो काम किया, हमने कंपाइल किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अल्टीमेटली ये मेक श्योर करना कि वो रिकनसाइल कर रही है हमारी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन से, ये भी हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लेंगे। और फाइनली कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अल्टीमेटली हम क्या काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, प्रेजेंटेशन में, उसकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मतलब ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं। सबसे क्रूशियल बात हो गई ट्रायल बैलेंस, तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसकी भी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंटेशन के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट करो, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजीज एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल्स विद underlying documents and explanations, and finally copy of the trial balance and summary of significant accounting records। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एज अ प्रैक्टिशनर हमको हमारी रिपोर्ट में क्या डालना है, हमने प्रेजेंटेशन में, प्रिपरेशन में हेल्प तो कर दिया मैनेजमेंट को। हम जो हमारी रिपोर्ट इशू कर रहे हैं उस रिपोर्ट में हम क्या क्या बातें लिखेंगे, हम लिख देंगे टाइटल एंड एड्रेस ही, वही भाई क्या क्या रिपोर्ट का क्या नाम है, किन किन को एड्रेस कर रहे हैं हम रिपोर्ट। इसके बाद हम उस रिपोर्ट में ही मेंशन कर देंगे मैनेजमेंट की टीसीडब्ल्यूजी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डेट, पीरियड एंड AFRF। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट डालेंगे दैट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। हमने जो भी काम किया इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, हमारा कुछ नहीं है। लास्ट में हमें पता ही है डेट, टाइमिंग और सिग्नेचर हम लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट की बात है ये कि बीच में रिपोर्ट में क्या क्या बातें हमने लिख दी। अब कुछ स्पेसिफिक बातें हम लोग यहाँ पे ये भी लिख देंगे, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख दी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम रिपोर्ट में लिख देंगे। अब दो चीज़ें, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देंगे हम। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे हम रिपोर्ट के अंदर, दैट दिस इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, कोई रिव्यू नहीं कर रहे। उसके अलावा हम एक और चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग वेरीफाई नहीं कर रहे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है। हम तो चुपचाप जो हमें काम बोला वो हम कर देते हैं, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं करते हैं। और यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है दैट इफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये ऐसे 800 में डेप्थ में कवर हो रहा है, तो वहां आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहां पे आप समझ लो, कोई भी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एएस, इंडेस वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर कोई स्पेशल पर्पस है, किसी पर्टिकुलर रेगुलेटर ने हमें किसी पर्टिकुलर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बोला होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो अगर कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो उसके लिए हम उसमें हम डिस्क्राइब कर देंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द इंटेंडेड यूजर्स, और हम लोग ड्रॉ कर देंगे अटेंशन दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर अदर पर्पसेस। तो उसी रिपोर्ट के अंदर दो चीजें मेंशन कर दो अगर आपका स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। सबसे पहले हम पर्पस बता देंगे उस इंफॉर्मेशन का और उसके इंटेंडेड यूजर्स बता देंगे, और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे अटेंशन टू द फैक्ट दैट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। कहीं और यूज मत करना भाई, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में सर्कुलेट होने वाली रिपोर्ट है ये। हमने क्या बात करी, हमने टाइटल और एड्रेस ही देखा, फिर हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, हमने आइडेंटिफाई करी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे डेट, पीरियड, AFRF मेंशन कर दिया हमने। वहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा कि हमने जो भी काम किया है इट इज ऑल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। डेट, टाइमिंग, सिग्नेचर एंड में आई जाएगा। दो स्पेसिफिक बातें एक्सप्लेन कर दिया हमने दैट दिस इज अ नो अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, ना कोई रिव्यू कर रहे हैं, उसके अलावा ना ही हम वेरीफाई कर रहे हैं कोई एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो मैनेजमेंट का काम है। एंड फाइनली अगर आपका स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे पर्पस ऑफ द इन्फॉर्मेशन और उसके इंटेंडेड यूजर्स, और हम अटेंशन लाएंगे आपका किस फैक्ट के लिए कि ये जो हमने पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं हम, ये रिपोर्ट जो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पसेस। विद दिस वी हैव कंप्लीटली एंड कंफर्टेबली कंप्लीटेड SRS 4410। जल्द ही मिलते हैं आपसे, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी अच्छा फीडबैक हो या कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करना। ऑल द वेरी बेस्ट।